नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएमपी क्लासेस में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 6 या 7 तारीख में हम आपके लिए पीडीएफ लाएंगे और एक तरफ से सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होगा कि इधर से उधर। अभी जो सीटेट चल रहा है बेसिकली हम उसके लिए सीटेट के लिए हम कर रहे हैं ये सारा कुछ जो अरेंज किया अभी तक का। और फाइनली मैं आपको बता दूं, सीटेट में 15 नंबर का बेसिक आता है और उसके बाद 15 नंबर की पेडागोजी आती है, तो दोनों को मिलाकर के 30 नंबर आता है। तो पहले हम बेसिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, जैसे जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग और भी हैं, वो आपको पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज पर डे हम डालेंगे और आपका ये सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे विदिन 15 डेज़। ये समझ लीजिए कि पहले 7 से 8 दिन में बेसिक कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद 7 से 8 दिन में पेडागोजी का आपका कंप्लीट करा देंगे। तो 5, जैसा कि आपको सभी को पता है कि 5 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। 5 जून को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इस पर भी अभी संशय चल रहा है, लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्किप ना करें। एक एक पॉइंट मैं इस तरह से बताऊंगा कि अगर आपने ध्यान दे दिया हर पॉइंट पर, तो मैं गारंटी से बता रहा हूं कि 30 में से आपको 30 ही मिलेंगे, 29 भी नहीं मिलेंगे। तो हम यही कह रहे थे कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और देखिए हम आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जितना हमसे बन जाएगा उतना हम आपको सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। और इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लिया ना आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखिए इसमें हम सीटेट, यूपीटेट, रीट, एमपीटेट, एसटेट सारी कराएंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो इस पर आप थोड़ा सा फोकस करिए। स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से, इसके बाद सारा हम सिलेबस एक तरफ से हम पूरा कवर कराएंगे, एक भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहल वर्ग, तो इसमें से ही कम से कम 5 से 6 नंबर का ऑलवेज आता ही आता है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा करके चेक करेंगे तो उनमें आपको इनके क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन कैसे आते हैं ये हम आपको बताएंगे वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में आगे और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जीन प्याजे के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप सभी जानते भी होंगे कि 4 से 5 घंटे पहले इसको हम पूरा स्टेट बनाते हैं, फिर इनको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए कोई बात नहीं, बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोहल वर्ग, इनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। जैसा कि आपको पता ही है, इनके बारे में आप जानते हैं सीटेट में सबसे ज़्यादा इनके बारे में पूछा जाता है। जीन प्याजे, वाइगोत्स्की। तो आपको यहाँ से हम बताएंगे सबसे पहले जीन प्याजे जी के बारे में। जीन प्याजे, तो जीन प्याजे, आपको एक सेकंड बस। ये जीन प्याजे जो हैं इनका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इनके जो भी आगे हम आपको एक एक पॉइंट बाई पॉइंट बताएंगे। इनका सबसे पहले जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था स्विट्ज़रलैंड में जन्म हुआ था इनका। जन्म कब हुआ था उसको नहीं पूछते हैं, सिर्फ ये पूछते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में। तो आपको ये पता चली गया होगा कि जन्म इनका स्विट्ज़रलैंड में हुआ। जीन प्याजे जी हैं, इनका स्विट्ज़रलैंड में जन्म हुआ था। जीन प्याजे जी ने अपने ही बच्चों पर शोध किया था और यह जानना चाहा था कि बच्चे अपने आसपास के जगत से कैसे सीखते हैं। इनका सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही था कि स्वयं के बच्चों पे इन्होंने वो किया, शोध किया। शोध करने के बाद ये जानना चाहा कि बच्चे आखिरकार ये जो आसपास का वातावरण है उनका, उससे ये कैसे सीखते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें मतलब चेंजिंग आते हैं। तो इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक कार्यविधि के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं होती हैं। कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है संगठन और एक होता है अनुकूलन। जो संगठन और एक अनुकूलन, इन दोनों के बारे में आपको आगे बताऊँगा। ये देखिए, ये है संगठन। संगठन का जो मेन अर्थ होता है, संगठन का मेन अर्थ होता है बौद्धिक सूचनाओं के संगठन से, यानी कि जितनी भी बौद्धिक सूचनाएं होती हैं जिनका आदान प्रदान होता है, उनसे जो हमारी जितनी भी सूचनाएं होती हैं आदान प्रदान होता है उनका, सिर्फ कहाँ से होता है? मस्तिष्क से होता है और मस्तिष्क में जाकर ही संगठित हो जाती हैं और यहीं इनका संरचनाओं का निर्माण होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है इसमें देखिए, अगर पूछता भी है वो तो यही पूछेगा कि संगठन का मतलब अर्थ क्या है या ये संगठित कहाँ होती हैं।
सूचनाएं जो होती हैं वो संगठित कहाँ होती हैं? तो संगठित होती हैं मस्तिष्क में। कहाँ होती हैं? मस्तिष्क में। ये आप ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी बात। और इनका जो है दूसरा होता है पॉइंट इसका अनुकूलन। अनुकूलन का सीधा सामंजस्य स्थापित करने से होता है। कोई भी चीज़ है हमें उसके बारे में पता ही अच्छी या बुरी है, लेकिन हमें उससे सामंजस्य स्थापित करना होगा। तो अक्सर कर पूछता है कि सामंजस्य स्थापन किस के अंतर्गत होता है? तो या ये पूछ लेगा जीन पियाजे, कोहल वर्ग, या किसी और का नाम दे देगा कि किन किन के उसमें होता है, या पूछेगा कि किस में होता है, संगठन में होता है, अनुकूलन में होता है, या कोई और नाम दे देगा जैसे आत्मसातीकरण, कुछ भी डाल देगा XYZ। तो आपको ये बताना होगा सामंजस्य जो स्थापित होता है वो अनुकूलन में होता है। कहाँ होता है? अनुकूलन में। और जीन पियाजे की दूसरी वाली क्रिया है। और ये इसकी एक और खासियत है, ये होता है, तो जो हम बता रहे थे आपको कि अनुकूलन सीधा सामंजस्य स्थापित करने से होता है। तो सामंजस्य जो स्थापित होता है इसमें इसकी भी दो प्रक्रियाएं होती हैं। कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? दो प्रक्रियाएं। नंबर एक होती है आत्मसातीकरण, दूसरा होता है समाविष्टकरण या समायोजन। समाविष्टकरण या समायोजन, इसकी दो प्रक्रिया अनुकूलन की। कभी कभी पूछ लेता क्वेश्चन कि अनुकूलन की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? तो अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं होती हैं, आत्मसातीकरण, समाविष्टकरण या समायोजन। अच्छा, इसके बाद आता है आत्मसातीकरण। तो आत्मसातीकरण का मतलब होता है इस प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए आपने कोई साइकिल चलाना सीखा, ठीक है जी, आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाना आपने सीख लिया और आपको दे दी जाए बाइक। क्या दे दी जाए? बाइक। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब साइकिल अगर आपको चलानी आती है तो आप अब बाइक को भी आराम से चला लेंगे। ये आपका पूर्व ज्ञान था कि आप साइकिल चला लेते हैं। तो उसी को हम किससे जोड़ेंगे? नवीन ज्ञान से। किससे जोड़ेंगे? नवीन ज्ञान से। आत्मसातीकरण का मतलब यही होता है, यह अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं दोनों क्रियाएं। इसका मतलब होता है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। यानी बालक जब समस्या का समाधान करने के लिए वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए सब पहले से हुई क्रियाओं का सहारा लेता है तो वह आत्मसातीकरण कहलाती है। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि जब भी हम बच्चे को समस्या समाधान करने के लिए वातावरण उसके साथ सामंजस्य जब बिठाना पड़ता है तो वो क्या करता है? पहले से की हुई क्रियाओं का सहारा लेता है। हमेशा कोई भी कार्य करने के बाद, जैसे मान लीजिए बच्चे ने बॉल पकड़ी तो बॉल को घुमाकर फेंकना, यह भी एक क्रिया है। तो उसने पुरानी जो क्रिया थी उसका सहारा लिया, पूर्व में की हुई क्रिया का सहारा लिया। पहले उसने बॉल को पकड़ के उठाना सीखा, उसके बाद फेंकना सीखा, समझे? फिर उसके बाद ऐसे ही बैट उठाना सीखा, बैट से फिर उस बॉल को मारना सीखा। तो ये सारी क्रियाएं एक के बाद एक, एक के बाद एक होती रहती हैं। तो ये क्रियाएं होती हैं। अच्छा, इसका दूसरा है समाविष्टकरण या समायोजन। समाविष्टकरण या समायोजन, ये समाविष्टकरण या समायोजन। तो समायोजन में क्या होता है? पूर्व में सीखी गई क्रिया काम नहीं आती। देखिए उसमें क्या होता है आत्मसातीकरण में, सिंपल सी भाषा में, कि कोई भी चीज़ है पूर्व में जो की गई क्रिया है उसको हम नवीन ज्ञान से जोड़ देते हैं। लेकिन समाविष्टकरण में या समायोजन में क्या होता है कि पूर्व में सीखी गई क्रिया काम में नहीं आती। यानी कि मान लीजिए कोई भी कार्य, जैसे हमारी माता जी हैं, सब्जी बनाती हैं, सब्जी बनाने का कार्य और होता है, और वहीं कपड़ा सिलती हैं वो दूसरा कार्य होता है। तो यानी कि पूर्व में किया गया कार्य दूसरे कार्य में काम नहीं आता है और ना ही बाधा डालता है। वह काम एक सेपरेट होता है, दूसरा काम सेपरेट होता है। जैसे आपको देखा होगा, तो इसमें सीधी सी बात यह है कि बालक अपनी योजना या व्यवहार में परिवर्तन लाकर नए वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है। यानी जैसे मान लीजिए हमारा एक बच्चा किसी वातावरण में कार्य कर रहा है, उसके बाद वो दूसरे वातावरण में जाता है, तो वहाँ उसे सामंजस्य नए तरीके से बिठाना होगा, ना कि पूर्व में की गई क्रियाओं के आधार पर। ये आपका हो गया ये पॉइंट। इसके बाद जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत आ गए। क्या आ गए? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। भाई साहब ये इतना इम्पोर्टेंट है, आप ये लगा लीजिए कि अगर इनको अच्छी तरह आपने समझ लिया तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन अल्टीमेट आता ही आता है, इसमें तो कोई दोहरा है नहीं, नॉर्मल है। तो इसकी संज्ञानात्मक विकास की कितनी क्रियाएं होती हैं? 4 भाग होते हैं, 4 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी, पेशीय है ये, इसे बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। और ये होती है 0 से 2 वर्ष,
बच्चे के जब 0 होता है यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा बाय डेफिनेशन और आपको बताऊँगा भी, आप परेशान ना हो और स्किप ना करें प्लीज़, वरना आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तो ये थर्ड पॉइंट है आपका मूर्त संक्रियात्मक, अच्छा ये रह गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष की आयु के लिए होता है। ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है, 7 to 11 यानी 7 से 11 वर्ष। और ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिससे जो होती है 11 से 15 वर्ष तक के लिए। ये फाइनल स्टेज होती है। यानी जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के 4 ही सिद्धांत होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑपरेशनल स्टेज। और ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फाइनली लास्ट होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष। इनकी अवस्थाएं होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर कर पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो इनको भी आप याद रखें, ध्यान रखें, ठीक है। ये अब हम आपको बताते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी गामक या संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष। ये मैंने आपको बता दिया, ये जीन पियाजे की पहली संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष है। अब इसके बाद आता है इसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं पहले। ये सबसे पहली तो क्या है कि ये संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था, अक्सर पेपर में पूछ लेता है संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी होती है, या जीन पियाजे की पहली अवस्था कौन सी होती है। तो ये संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है। इस अवस्था के दौरान बालक संवेदी अंगों का प्रयोग से देखना, पकड़ना, सुनना, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना आदि का अनुभव प्राप्त करता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चा बहुत जब 0 से 2 वर्ष की आयु में होता है तो वो किस चीज़ को पकड़ता है, छोड़ देता है, पकड़ता है, देखता है तो एक तरफ देखता ही है। कभी आपने देखा होगा कि फ़ोन अगर बच्चे की तरफ कर दो तो वो नज़रें घुमाता है इधर से उधर। तो ये सब चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना, तो ये सारी स्थितियाँ होती हैं, अनुभव प्राप्त करता है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। इसमें ये होता है बच्चे को देखना। अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में देखना, पकड़ना, सुनना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना किस अवस्था में होता है। तो आपको इसका ऑप्शन होगा इंद्रिय जनित कामक अवस्था। इसके बाद आता है दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो मैं इसकी PDF मैं उसमें टेलीग्राम में दे दूँगा, आप परेशान ना हो। और जैसा भी आप ये आगे देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ये होती है 2 से 7 वर्ष के लिए, इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था को 2 भागों में विभक्त किया गया है। अच्छा, इसमें ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कितने भागों में, कौन सी अवस्था को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में विभक्त किया गया है। इस अवस्था में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा छोटा है तो ऐसे समझिए। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष होती है। टोटली पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। इसमें पहला पॉइंट है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो 2 से 4 वर्ष होती है। और दूसरा होता है आंत प्रज्ञा काल, ये होता है 4 से 7 वर्ष। तो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो 2 से 4 वर्ष में बच्चे के अंदर संकल्पनाओं का निर्माण नहीं होता, यानी संकल्पनाओं का निर्माण उनके अंदर बिल्कुल होता नहीं है। तो अक्सर पूछता है कि बच्चे के अंदर संकल्पनाओं का निर्माण किस अवस्था में नहीं होता। तो या तो ऑप्शन देगा कि वो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या पूछेगा पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद आता है अंत प्रज्ञा काल, इसी का ही 4 से 7 वर्ष के लिए है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो बच्चे को जो भी बताया जाए उसे स्वीकार कर लेता है बिना किसी तार्किक चिंतन के कि क्या सही है क्या गलत है। जो उसे बता दिया जाता है वह उसी को स्वीकार कर लेता है। यानी कि बच्चे के अंदर इस अवस्था में तार्किक चिंतन तो होता ही नहीं है। तार्किक चिंतन ना होने की वजह से उसे जो हमने बता दिया उसी पे वो विश्वास कर लेता है आसानी से, और जिधर हमने बोल दिया कि यहाँ जाना है तो वो वहीं जाएगा। तो ये होगी आपकी सेकंड स्टेज के 2 पार्ट। अब तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में
बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अच्छा, एक चीज़ भूल गए, 7 से 11 वर्ष होती है। कितने होती है? 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है तथा इस अवस्था में बच्चा तुलना तथा अंतर कर लेता है। किसी चीज़ में हम कंपैरिजन वो कर लेता है, डिफरेंस कर लेता है, क्या सही है क्या गलत है, और तार्किक चिंतन कर लेता है इसमें। लेकिन इसकी खासियत बात क्या है कि बच्चे में ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक क्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेता है। इसको दिखा करके ही, अदृश्य रूप में ये तार्किक चिंतन नहीं कर सकता। यह तार्किक चिंतन कर सकता है किसी चीज़ को दिखा के। जैसे हमने इसको मकान दिखाया, घर दिखाते हैं, घर में इतने कमरे होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये बच्चे से पूछेंगे, अगर उसने एक बार देख लिया कि घर इस प्रकार का होता है तो वो उसके बाद बता देगा कि घर इस प्रकार का होता है, इसमें ये चीज़ें होती हैं, घर इसमें ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, बच्चे इसमें बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक क्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेता है। जैसे वस्तुओं को पहचानना, उनमें विभेद करना, सॉरी माफ़ कीजिएगा ये गलत है थोड़ा सा, विभेद करना, उनमें वर्गीकरण द्वारा समझना आदि। परंतु बच्चे की समस्या अमूर्त आधार पर नहीं होती, स्थूल या मूर्त पर ही होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। यानी बच्चे इस अवस्था में वस्तु को देखकर ही समझ पाते हैं, सुनकर नहीं। ऐसा नहीं होगा कि हमने बता दिया बच्चे को और बताने के बाद बच्चा आसानी से समझ जाए, किसी के बारे अदृश्य रूप में बता दिया जाए, लेकिन उसको पहले उसने देखी हुई कोई वस्तु, उसी के बारे में तार्किक चिंतन कर सकता है, इनडायरेक्ट वे में नहीं। चौथी अवस्था होगी आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे समस्या का समाधान काल्पनिक रूप में सोच समझकर करते हैं। यानी हमने किसी के बारे में बताया कि मान लीजिए बच्चे ने कभी हाथी नहीं देखा और उसके बारे में बताएं, तो वो चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। उसके हम बनावट के बारे में बता दें ऐसा है वैसा है, तो वो सोच लेता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। इस अवस्था में बच्चे में तर्क की योग्यताएं अपनी ऊंचाइयां छूने लगती हैं। तो बच्चे की योग्यताएं भी अपनी ऊंचाइयां छूने लगती हैं। इसमें कोई भी बात उसे अगर बता दी जाती है तो वो खुद से स्वयं से उसके बारे में तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, जिसके फलस्वरूप बच्चे वास्तविक जगत से परे संभावनाओं के बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं, अर्थात अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। इसी अवस्था में बच्चे अमूर्त यानी कि बिना देखे किसी के बारे में हमें बता देना और उसके ऊपर तार्किक चिंतन और उसके बारे में सोचना, यही फाइनली स्टेज होती है। 11 से 15 वर्ष के लिए होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये इसकी लास्ट स्टेज है। इसके बारे में जैसा कि हमने आपको बताया है, आपने इसमें जो हम ना हर टॉपिक कराने के बाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 प्रश्न हम पर डे कराएंगे। जो भी हमारा टॉपिक होगा, आज ये जीन प्याजे वाला टॉपिक है, इसके बाद स्टार्ट होगा आपका वाइगोत्स्की, उसके बाद कोहलबर्ग। यानी एक एक पॉइंट हम लेके चलेंगे और बारीकी से, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। तो उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आप देखते हैं ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किस मनोवैज्ञानिक ने बताई थी। तो आप बता सकते हैं इजीली, बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई थी? स्किनर ने, एरिक्सन ने, जीन प्याजे ने या कोहलबर्ग ने? तो आप ये इसको रोक करके आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं, पहले लगा सकते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैं बता देता हूँ। चलिए, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं जीन प्याजे ने बताई हैं। किसने बताई हैं? जीन प्याजे ने ही इसकी 4 बौद्धिक अवस्थाओं का किया है, जो मैंने आपको पहले बताई हैं 4 अवस्थाएँ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है सीटेट में। ये वाली जो लाइन है इसको आप समझ लीजिए, रट लीजिए कतई। ये बिल्कुल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ कह नहीं सकता कि मैंने प्रीवियस ईयर में हर बार देखा है लगभग, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो ये किन्होंने दिया है? ये भी प्याजे जी ने दिया है। किसने दिया है? प्याजे ने, जीन प्याजे। ठीक है जी। तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बताइए आप, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलितीकरण या फिर नन ऑफ दीज? तो आप बता ही सकते हैं, आपने पढ़ ही लिया अभी। तो कौन सा नहीं है? सामाजिक संचरण। उसके बाद है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है।
तो कौन सी अवस्था होती है वो, तो आपको मैंने बता ही दिया है, तो आप बता ही देंगे इजीली, कोई बड़ी इसमें बात ही नहीं है, नॉर्मली बता देंगे आप। बताइए, तो मैं बता देता हूँ। ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ कर देता है, माफ़ कीजिएगा, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का अंतिम सवाल। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से एक खाली जगह का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा है, आप बताइए। सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, बौद्धिक विकास का, या शारीरिक विकास का? तो इसका आंसर होगा बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का ही हिस्सा होता है। तो आप लोगों को ये मेरा टॉपिक 1 पसंद आया होगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और सारी सब्जेक्ट को हम प्रॉपरली लेंगे। हमारी टीम कार्य कर रही है, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर चलाया जाएगा। ये बाल विकास का पहला चैप्टर है, उसके बाद बाल विकास का सेकंड चैप्टर भी आएगा, उधर हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, मैथ्स का भी, और आपका सारे ही सब्जेक्ट चलेंगे सीटेट को। और सीटेट 5 जुलाई को है ही, तो 5 जुलाई को जब सीटेट है तो 5 जुलाई को उसको हम प्रॉपर तरीके से कराएंगे आपको 100/100, यानी कि कहने का मतलब 110 से ऊपर ही नंबर आएंगे आपके, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो। आज के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।